मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आंग्ल और मैसूर संबंधों पर। 1757 से 65 के मध्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी सत्ता स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजों की दिलचस्पी भारतीय राजनीति में और अधिक बढ़ गई। अंग्रेजों की दिलचस्पी 3 क्षेत्रों में विशेषता थी। ये क्षेत्र थे बम्बई, मद्रास और कोलकाता। बम्बई के इर्द गिर्द मराठों का प्रभाव था। दक्षिण में मैसूर एवं हैदराबाद का राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। अतः दक्षिण में अंग्रेजों को सदैव मराठों, मैसूर के शासकों और हैदराबाद के निजाम की गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ती थी, जिससे कि दक्षिण में अंग्रेजी क्षेत्रों और प्रभाव की सुरक्षा हो सके। ऐसा इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि उपयुक्त तीनों शक्तियाँ सदैव नई नई संधियाँ कर अंग्रेजों को परेशानी में डाल देती थीं। फ्रांसीसियों के साथ इनकी मित्रता अंग्रेजों के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इसके अतिरिक्त मराठे नाम मात्र के मुगल सम्राट को भी अपने प्रभाव में लाने का प्रयास कर रहे थे तथा हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की सहायता से अंग्रेजों का प्रभाव समाप्त करने पर तुले हुए थे। अतः बंगाल में अपनी शक्ति की स्थापना के पश्चात मैसूर पर विजय प्राप्त करना भी कंपनी के अधिकारियों का उद्देश्य बन गया। 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज अंततः मैसूर पर अपना आधिपत्य कायम करने में सफल हो सके। आंग्ल मैसूर संबंधों का प्रारंभ हैदर अली के उत्कर्ष से प्रारंभ होता है। हैदर अली का उदय 18वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। उसने मैसूर को थोड़े ही समय में एक संगठित एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में बदल दिया तथा अंग्रेजों की प्रगति दक्षिण में धीमी कर दी। मैसूर का राज पहले विजयनगर साम्राज्य का ही एक अंग था, परंतु उसके पतन के पश्चात वहाँ पर वोदियार वंश का शासन स्थापित हुआ, जो हैदर अली के समय तक चलता रहा। उस समय यद्यपि मैसूर का राजा चिक कृष्णराज था, परंतु वास्तविक शक्ति 2 मंत्रियों नजराज और देवराज के हाथों में थी। नजराज हैदर की प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने हैदर अली को सेना में बहाल कर लिया। शीघ्र ही वह अपनी प्रतिभा के बल पर डिंडीगल का फौजदार बन गया। उसने फ्रांसीसियों की मदद से सेना को यूरोपीय ढंग से पुनर्गठित भी किया। 1761 ईस्वी में उसने नजराज को पदच्युत कर एवं स्वयं ही राजा का संरक्षण बन बैठा। अपने सारे विद्रोहियों को उसने कुचल दिया। उसकी ख्याति सुनकर मुगल बादशाह ने उसे सीरा का सूबेदार बहाल किया। हैदर अली ने एक तरफ तो प्रशासनिक सुधार किए, पोलीगरों यानी कि जमींदारों पर अंकुश रखा, तो दूसरी तरफ अपनी सेना के बल पर बेदनूर, सुंडा, कन्नाड़ा, मालाबार, कोयम्बटूर, बाड़ामहल आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर मैसूर राज्य की सीमा अत्यधिक बढ़ा ली। हैदर अली ही मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा। राजा तो नाम मात्र का था। उसकी बढ़ती प्रगति अंग्रेजों के लिए खतरनाक हो गई, अतः अंग्रेजों ने उस पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। इधर मराठे और निजाम भी हैदर से आतंकित थे। इसके साथ ही अरकाट के नवाब मोहम्मद अली को, जो हैदर का शत्रु था, अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। इससे हैदर अंग्रेजों से क्रुद्ध था। अंग्रेज भी मालाबार के जमींदारों के प्रदेश हैदर द्वारा छीने जाने से नाराज थे, अतः दोनों पक्षों में युद्ध असंभावित था। 1766 ईस्वी में तीनों विक्षुब्ध शक्तियाँ अंग्रेज, मराठे और निजाम का त्रिकूट कायम हुआ। हैदर ने सबसे पहले इस त्रिकूट को तोड़ना आवश्यक समझा। जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब हैदर ने उन्हें 35 लाख रुपये देकर अलग कर दिया। अब निजाम तथा अंग्रेजी सेना ने 1767 ईस्वी में हैदर पर आक्रमण कर दिया, परंतु शीघ्र ही कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का भाई महफूज खां हैदर का हिमायती बन गया। उसने चालाकी से निजाम को फोड़कर हैदर के पक्ष में कर लिया। अब अंग्रेजों को अकेले ही हैदर से युद्ध करना पड़ा। हैदर और निजाम की सेना तथा कर्नल स्मिथ के बीच चंगमा, त्रिनोमाली, बेनियामबाड़ी आदि जगहों पर अनेक युद्ध हुए। इसमें हैदर को पराजित होना पड़ा। इसी बीच संभावित अंग्रेजी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए निजाम ने हैदर का साथ छोड़कर 22 मार्च 1768 को
अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदर ने इस परिस्थिति में भी अपना साहस नहीं छोड़ा और अंग्रेजों के विरुद्ध तैयारी करता रहा। उसने नवंबर 1768 ईस्वी में कावेरीपट्टनम एवं अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया तथा तंजौर पर आक्रमण कर वहाँ के राजा से 4 लाख रुपये वसूल किया। मंगलौर भी उसके कब्जे में आ गया। मार्च 1769 में उसने मद्रास पर भयंकर आक्रमण कर दिया। हैदर के इस कार्य से आतंकित होकर मद्रास काउंसिल ने 4 अप्रैल 1769 को हैदर से एक संधि कर ली। इस संधि द्वारा प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, पर यह संधि अंग्रेजों के लिए काफ़ी महंगी साबित हुई। संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को तो वापस किया ही, इसके साथ ही एक भारी रकम हैदर को युद्ध के हार जाने के रूप में भी मिली। दोनों ने आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का भी वचन किया। इस संधि ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को काफ़ी चोट पहुंचाई। मैसूर पर नियंत्रण करने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका, पर हैदर की शक्ति और प्रतिष्ठा अब और अधिक बढ़ गई। पर अंग्रेजों और हैदर के बीच यह युद्ध कुछ ही समय के लिए बंद हुआ। शीघ्र ही दोनों ही पक्षों के बीच 1780 ईस्वी में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। प्रारंभ से ही मद्रास काउंसिल 1769 ईस्वी की अपमानजनक संधि की अवहेलना कर रही थी। जब मराठों ने मैसूर पर 2-2 बार आक्रमण किए तब कंपनी ने हैदर की सहायता नहीं की। इससे हैदर काफ़ी नाराज था। अंग्रेजों से बदला लेने की ताक में भी रहने लगा। इसी समय अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के चलते यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे से उलझ पड़े। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार कर माही विजय की योजना बनाई। माही पर अंग्रेजी अधिकार ने जल्दी अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि यह क्षेत्र हैदर के अधिकार में था। हैदर ने बिना समय गंवाए अंग्रेजों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में मिलाकर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा नवंबर 1780 में अर्काट जीत लिया। अंग्रेजी सेना के कप्तान सर हेक्टर मुनरो और कर्नल बेली को मद्रास भाग जाना पड़ा। इस अपमानजनक पराजय की खबर जब कलकत्ता पहुंची तब वार्न हेस्टिंग्स ने धैर्यपूर्वक परिस्थिति का मुकाबला करने का निश्चय किया। उसने सर आयरकुट को बंगाल से मद्रास भेजा। मद्रास काउंसिल को आर्थिक सहायता भी दी गई। अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा हेस्टिंग्स ने निजाम, बराड़ के राजा तथा महादजी सिंधिया को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया तथा उन्हें युद्ध से तटस्थ कर दिया। हैदर ने इस परिस्थिति का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु जुलाई 1781 में पोर्टोनोवो के युद्ध में वह आयरकुट के द्वारा पराजित हुआ। इस पराजय से भी हतोत्साहित हुए बिना वह अपनी मृत्यु तक यानी कि दिसंबर 1782 ईस्वी तक अंग्रेजों से अनवरत संघर्ष करता रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। उसने युद्ध जारी रखते हुए अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को परास्त किया, परंतु दोनों ही पक्ष कोई भी निर्णायक विजय प्राप्त करने में असफल रहे। अतः दोनों ही पक्षों ने 7 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि द्वारा युद्ध समाप्त किया। इस संधि की शर्तें वार्न हेस्टिंग्स को बहुत अधिक पसंद नहीं थी, परंतु वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को इस संधि की तरफ वापस कर देने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे की युद्धबंदियों को भी लौटाने का वचन दिया। अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। इस संधि से जहां एक तरफ टीपू और मैसूर की प्रतिष्ठा बढ़ी, वहीं अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद इन युद्धों के परिणाम स्वरूप दक्षिण से उनका सफाया होना बच गया तथा वे भारत की 3 प्रधान शक्तियों में से एक के रूप में उभर गए। अब मंगलौर की संधि ने कंपनी और टीपू के बीच एक झूठी शांति कायम की थी। दोनों ही पक्ष इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि उनमें पुनः संघर्ष होना आवश्यक है। टीपू इस बात को समझता था कि मौका मिलते ही अंग्रेज उस पर पुनः आक्रमण करेंगे, इसलिए वह उनके भरोसे पर नहीं बैठा रहा। अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात उसने अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांसीसियों को अपने पक्ष में करने का फैसला किया। इसलिए जुलाई 1787 ईस्वी में उसने अपना राजदूत फ्रांस भेजा, जहां उसे मित्रता और सहायता का आश्वासन मिला। कुस्तुनतुनिया के सुल्तान ने भी उसे मदद का आश्वासन दिया। उससे निजाम पर आक्रमण कर उससे गुंटूर का प्रदेश भी छीन लिया।
उसके इन कार्यों से अंग्रेज आतंकित हो उठे। ऐसी ही परिस्थिति में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर 1786 ईस्वी में भारत आया। यद्यपि पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार उसने देशी रियासतों के मामले में जहाँ तक संभवतः अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, परंतु टीपू और फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव के आसन्न खतरे की वह उपेक्षा नहीं कर सका। उसने टीपू के विरुद्ध निजाम को सहायता देने का आश्वासन दिया। इससे कंपनी और टीपू में ठन गई। युद्ध का तत्कालिक कारण यह था कि टीपू ने अंग्रेजों के संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर दिसंबर 1789 में आक्रमण कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने एक संधि द्वारा निजाम और मराठों को अपने पक्ष में मिलाकर टीपू को अकेला छोड़ दिया। टीपू इससे हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। अंग्रेजों ने जनरल मीडोज को मैसूर पर अधिकार करने के लिए भेजा, परंतु टीपू ने अंग्रेजी सेना को मार भगाया तथा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मीडोज की पराजय के पश्चात कॉर्नवालिस ने स्वयं ही युद्ध का संचालन किया। मार्च 1791 में कॉर्नवालिस ने बंगलौर पर अधिकार कर लिया। टीपू ने भी नवंबर 1791 में कोयम्बटूर पर विजय प्राप्त कर ली। अंतिम निर्णायक युद्ध टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के निकट हुआ। यद्यपि टीपू वीरतापूर्वक लड़ा, तथापि अपनी पराजय एवं राजधानी का पतन निश्चित देखकर उसने संधि वार्ता प्रारंभ कर दी। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। इस संधि द्वारा टीपू ने अपना आधा राज्य कंपनी के सुपुर्द कर दिया। इसे अंग्रेजों, मराठों और निजाम ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को मालाबार, कुर्ग, डिंडीगल, बारामहल और पहाड़ी घाट तथा कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के मध्य का भाग मराठों को तथा कृष्णा पन्ना नदी का मध्यवर्ती इलाका निजाम को मिला। टीपू ने करीब 30 लाख पाउंड की रकम भी हर्जाने के तौर पर दी तथा अपने 2 पुत्रों को जमानत के रूप में कॉर्नवालिस को सौंप दिया। इस संधि ने जहां एक तरफ अंग्रेजों की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया, वहीं टीपू की शक्ति पर अंकुश लग गया। इस युद्ध के महत्व पर स्वयं कॉर्नवालिस ने कहा था कि बिना अपने मित्रों को अत्यंत शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ने दक्षिण में टीपू की शक्ति को नष्ट कर वहां अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। अब यद्यपि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ने टीपू की शक्ति को कुचल दिया था, तथापि वह इससे हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने ईमानदारी से संधि की शर्तों का पालन किया और अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ किया। उसने राज्य की आर्थिक और सैनिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए, राजधानी की फिर से किलेबंदी की और इसे और भी सुरक्षित बनाया। उसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को प्रशिक्षित और पुनः संगठित किया। उसने फ्रांसीसी सरकार के पास तथा अरब, काबुल, कुसुमतुनिया और मॉरिशस में अपने राजदूत भी भेजे तथा वहां से मित्रता और सहायता का आश्वासन प्राप्त कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। टीपू के इन कार्यों से अंग्रेजों के लिए पुनः खतरे की घंटी बज गई। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भी शांत बैठने वाले नहीं थे। दोनों में एक दूसरे के विनाश के लिए अंतिम संघर्ष आवश्यक हो गया। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। वह भारत में अंग्रेजी सत्ता की जड़ें मजबूती से जमाना चाहता था। इसके लिए टीपू और उसके मित्र फ्रांसीसियों का सफाया होना अति आवश्यक था। इसलिए उसने टीपू को समाप्त कर मैसूर राज्य पर अधिकार कर लेने का निश्चय किया। उसने टीपू पर विदेशी शक्तियों, विशेषतः फ्रांसीसियों से साठगांठ करने का आरोप लगाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। 20 फरवरी 1799 को दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। निजाम और मराठों को वेलेस्ली ने अपने पक्ष में मिला लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर राजधानी श्रीरंगपट्टनम का घेरा डाल दिया। टीपू ने बहादुरी के साथ युद्ध किया, परंतु किले की रक्षा करता हुआ 4 मई 1799 को वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके पुत्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने एक ही साथ अंग्रेजों के 2 प्रमुख शत्रुओं टीपू और फ्रांसीसियों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। अब अंग्रेजों ने सुगमतापूर्वक टीपू के राज्य का बंटवारा कर लिया। मराठों ने इस बंटवारे में भाग लेने से इनकार कर दिया, परंतु निजाम ने गुट्टी, गुरमकोंडा और चीतलदुर्ग के जिले ले लिए। अंग्रेजों को कनाड़ा, विनाड, कोयम्बटूर, दसपुरम और श्रीरंगपट्टनम मिले। शेष भाग पर मैसूर के पुराने राजवंश के अल्पवयस्क राजकुमार को बिठाकर राजा घोषित किया गया। उसके साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कर ली।
इस प्रकार मैसूर पर अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हो गई। धन्यवाद।